ओके, सब लोग आ गए। लास्ट टाइम क्या क्या करे थे, रिकॉल करेंगे जरा। सुधांशु बताओगे जी, what we had studied in the last class? सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर देख रहे थे। Okay, we are done with the vector. Fine, fine, ठीक है। ये 5वां क्लास है आज। फोर्थ है शायद। हाँ 4th है। तुम्हें बोलो कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, ये तो 5वां तो है ही है, 5वां क्लास है। चलिए सो स्टेप्स देखते हैं जो जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। फाइन, लेट मी राइट दोज स्टेप्स इन ब्रीफ। फाइन, पहला स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए है ना, मतलब कि फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑर्गेनिज्म है ना, इस ऑर्गेनिज्म का जीन हमें चाहिए। फाइन, इस ऑर्गेनिज्म का जीन इस्तेमाल करके हमें एक प्रोडक्ट डिराइव करना है, हमें एक प्रोडक्ट सिंथेसिस करनी है। Okay, for that purpose what we need to do, we need to isolate the DNA from this particular organism first, है ना। तो जब सबसे पहला स्टेप होना है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डिजायर्ड डोनर। फाइन, डिजायर्ड डोनर सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग मार्क करेंगे कि हाँ भैया इस डोनर के पास कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। फाइन, इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल डू आफ्टर आइसोलेटिंग द डीएनए है ना, फॉर एग्जांपल हमने पूरा जीनोम को आइसोलेट कर लिया। फाइन, तो इस पूरे जीनोम की आवश्यकता तो है नहीं हमें, वी नीड ओनली सेक्शन ऑफ दिस जीनोम। फाइन, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कट करना होगा। इस पूरे जीनोम को पीसेस में कट करना होता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करना होता है। फाइन, सो नेक्स्ट स्टेप इज restriction endonuclease digestion of genome। फाइन, ये हो गया। अगला स्टेप में क्या करेंगे, जो पार्टिकुलर सेगमेंट है इन विच वी आर इंटरेस्टेड, फाइन, उस पार्टिकुलर सेगमेंट का हम लोग आइसोलेट करेंगे। फाइन, तो यहाँ स्टेप हो जाएगा आइसोलेशन ऑफ और आइडेंटिफिकेशन ऑफ identification and isolation desired gene from the genome। फाइन, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल we have got the desired DNA। Now what we will do, we will insert this particular DNA into the vector। फाइन, ये है वेक्टर, प्लाज्मिड है ये, है ना, तो प्लाज्मिड के अंदर इस डीएनए को इंसर्ट करवा देंगे। सो क्या हो जाएगा स्टेप, इंसर्शन ऑफ desired DNA into vector, या फिर लोडिंग ऑफ desired DNA into vector। फाइन, ये करेंगे हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं,
सर इस प्रोसेस को लोडिंग बोलते हैं। हाँ हाँ, लोडिंग भी बोल सकते हैं, लोड करना है ना, प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवा देना है ना, उसको लोडिंग बोलेंगे हम लोग। फाइन, नेक्स्ट। ट्रांसफर ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट। ठीक है, मतलब इस वेक्टर को दोबारा हमें किसी बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट करना है, फाइन, या फिर डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना है, उसको हम लोग उस स्टेप को कहेंगे ट्रांसफर ऑफ वेक्टर इनटू, फाइन। वन मोमेंट, एक मिनट, हाँ लो, प्रणाम बोला कथी खोखला। ठीक है, बोलो ना। हम्म हम्म, ठीक है, हम क्लास में पहले बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट, उसके बाद क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर हमें इंसर्ट करना था, है ना, तो हमने कर दिया, फाइन। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट, है ना, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फाइनली आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। है ना, मटेरियल को हम लोग आइसोलेट कर लेंगे, फाइन। यही एक प्रोसेस नहीं है, और भी बहुत सारा तरीके से इसको प्रोसीड किया जाता है, फाइन। फिलहाल हम ये बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांसजेनिक वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे बाद में अगला चैप्टर में। सो पहला प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। है ना, सी, we have a cell and we know that how many elements are present। ठीक है ना, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है हम जानते हैं, फाइन। तो हमें करना क्या होगा, इन बाकी सभी एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फाइन। जैसे कि ये आपका सेल वॉल है, सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, फाइन। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होंगे, कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करना पड़ेगा। इसके अंदर प्रोटीन होंगे, प्रोटीन को भी हटाना होगा, फाइन। इसके अंदर आरएनए है, आरएनए को हटाना है, आयंस है ना, इन सभी को हटाना होता है। तो ये सब हम प्रोसेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप में, एक बार से ही नहीं करा जाता है। आप ग्रेजुएशन में जाओगे, आपको डीएनए आइसोलेट करने की प्रैक्टिकल्स बताई जाएगी, आप डीएनए आइसोलेट भी करोगे, है ना। आप डीएनए आइसोलेट करोगे अलग अलग सैंपल से, हो सकता है ऑनियन से निकालेंगे, कोकोनट वाटर से निकालेंगे, बैक्टीरिया से निकालेंगे, है ना। मोर और लेस सबका प्रोसेस सेम रहता है, फाइन। सबसे पहले हम करते क्या है, जिससे हम डीएनए आइसोलेट करना चाहते हैं उसका पॉपुलेशन हम बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया से हम आइसोलेट करना चाहते हैं डीएनए, तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरियम का पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, है ना, ताकि हमें अच्छा खासा डीएनए अमाउंट में मिल सके। यदि हम प्लांट सैंपल से ले रहे हैं तो अच्छा खासा हम प्लांट सैंपल लेंगे, बड़ा ज्यादा क्वांटिटी में पत्ता लेंगे, है ना, रॉ मटेरियल्स हम ज्यादा लेंगे। क्या करते हैं हम लोग, क्रश करते हैं,
मैकेनिकल क्रशिंग करेंगे इन केस ऑफ लीफ, इन केस ऑफ एनिमल टिश्यू। क्रश करने के बाद उसमें हम लोग केमिकल डालते हैं, ईडीटीए डालते हैं, क्लोरोफॉर्म डालते हैं, है ना, सॉल्ट्स डालते हैं, बफर डालते हैं, सेंट्रिफ्यूगेशन करते हैं, वाटर बाथ करते हैं, है ना। लास्ट में हम लोग चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। जैसे ही चिल्ड इथेनॉल हम डालेंगे कंटेनर के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, हमारा डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाता है और क्लाउडी अपीयरेंस देता है। तो पूरा प्रोसेस से क्वेश्चन नहीं आता है, आखिरी स्टेप से क्वेश्चन आता है ना। इन डीएनए आइसोलेशन स्टेप, ठीक है, which material is added in order to precipitate the DNA? The answer is chilled ethanol. Fine. चलिए यहाँ पे बता रहे हैं हम यहाँ पे, in order to isolate the DNA from a cell, isolate the DNA from a cell except DNA, all other biomolecules has to be removed out. ठीक है, बाहर निकालना होता है सारे दूसरे मटेरियल्स को। फाइन, निकाला जाता है। In order to remove the cell wall of bacteria, lysozyme is used, lysozyme का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। फंजाई से यूज, फंजाई का सेल वॉल को डाइजेस्ट करना चाहते हैं, so which type of chemical we will use? Chitinase. Very good. ठीक है, chitinase. And if you want to isolate the DNA from plant sample, then which type of chemical we will use over here? Cellulase. Fine. ये सब chemicals का इस्तेमाल करेंगे हम लोग respectively. Fine. After this, carbohydrate degrading enzyme डालेंगे, carbohydrate degrading enzyme, ठीक है, lipid removing enzyme, ठीक है, protein degrading enzyme, proteases, and to remove RNA, ribonuclease, is used. Fine. तो क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है यहाँ से। बैक्टीरिया से यदि हम आइसोलेट करना चाहते हैं डीएनए को, तो सबसे पहले बैक्टीरिया के सेल को डिग्रेड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग लाइसोजाइम इस्तेमाल करेंगे। फाइन। देन प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए प्रोटीएजेस, ठीक है, एंड टू रिमूव आरएनए वी यूज राइबोन्यूक्लियस। फाइन, ये सब इस्तेमाल करते हैं। फाइनली चिल्ड इथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट है। is added to the pool
to precipitate the DNA. DNA appears cloudy, thread-like, ठीक ना, थ्रेड लाइक क्लाउडी इस तरीके से अपीयर करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लास्ट स्टेप देखेंगे जरा। A B C D E F G H I H तक है, फाइन। H वाला स्टेप देखेंगे, इसमें उतना क्लियर नहीं है। लेट मी शो यू द बेस्ट। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, फाइन। इसमें जो क्लाउडी अपीयरेंस आ रहा है, दैट इज एक्चुअली द DNA, फाइन। वही DNA है क्लाउडी अपीयरेंस जिसका दिख रहा है, एग्जैक्ट इसी तरीके से दिखता है। इससे भी थोड़ा डार्क दिखता है ना, इससे थोड़ा डार्क क्लाउडी दिखेगा। ये मिनिमम स्टेप है, सबको करना होता है ना। यदि आप रिसर्च में जा रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी में जाओगे, बायोटेक में रिसर्च करोगे, तो इस तरीके का ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है। दिन में आपको कितने सैंपल्स के DNA आइसोलेट करने होते हैं, इस तरीके से दिखता है, फाइन। चलो मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ये हो गया आइसोलेशन ऑफ DNA, फाइन। यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल याद रखेंगे, चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, DNA प्रेसिपिटेट कर जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाइजेशन ऑफ restriction digestion of genome to achieve to get, ज्यादा सही रहेगा, to get the desired DNA fragment। ये जीन ज्यादा सही रहेगा, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द जीनोम, ये एंटायर जीनोम है, फाइन, ओके। और हमें पता रहेगा, मोर और लेस हमें पता रहता है कि ये हमारा जो डिजायर्ड DNA है, उस डिजायर्ड DNA के अगल बगल, है ना, कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइट है। जैसे हमें पता है इसके पास EcoR1 और BAMH1 साइट है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जीनोम को ट्रीट कर देंगे EcoR1 एंजाइम से और BAMH1 से, फाइन। क्या होगा, क्या होना है, इट विल डिग्रेड इनटू फ्रेगमेंट्स, फाइन। ये पूरा जीनोम जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। कैसे, सी, इतने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाने हैं, ओके। इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेंगे, फाइन। इस तरीके से टूटते हैं, फाइन फाइन फाइन। नाउ इतने सारे पूल फ्रेगमेंट्स में से हमें आइसोलेट करना है सिर्फ अपने डिजायर्ड DNA को, है ना। अपने डिजायर्ड DNA को आइसोलेट करना है, तो कैसे करेंगे, फाइन। हमें बस पता है कि हमारा जो डिजायर्ड DNA है उसका लेंथ कितना है ना। वी नो द लेंथ ऑफ आवर डिजायर्ड DNA, 2 KB है या 3 KB है या 5 KB है ना, मोटा मोटी वी हैव आइडिया फॉर दिस, फाइन। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ, सेपरेशन and isolation of
ठीक है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। फाइन। सो फॉर दिस वी यूज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। इस स्टेप को अचीव करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की यूज करनी पड़ती है, वो इंस्ट्रूमेंट को कहा जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट। फाइन, लेट मी टेल यू व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप को फॉलो किया जाता है। देखेंगे क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। इस तरीके का एक ट्री होता है, ठीक ना, इस तरीके का एक ट्री होता है, ठीक ना, इस तरीके का ट्रे है। फाइन, इसको हम कहते हैं जेल ट्रे। लेट मी मेक लिटिल बिगर। हाँ, इसको कहेंगे हम लोग जेल ट्रे। फाइन, और इसके अंदर हम लोग डालते हैं एक जेल स्लैब। दिस इज जेल स्लैब। ठीक ना, जेल स्लैब कहते हैं, है ना। ये जेल से बना हुआ रहता है, एगरोस जेल से बना हुआ रहता है। फाइन, इसका फोटो में दिखाऊंगा। फाइन, ये एगरोस जेल से बना हुआ रहता है। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि यहाँ पे कुछ वेल की तरह, वेल माने कुआं, ठीक ना, वेल्स की तरह कुछ पैटर्न क्रिएट हो, कुआं क्रिएट हो, इसको हम लोग कहते हैं वेल्स। फाइन, नाउ व्हाट वी डू, है ना, ये पहला वेल के अंदर हम ऐड करते हैं मार्कर, ठीक है, मार्कर ऐड करते हैं। मार्कर मीन्स सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड whose length is known, है ना, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसका लेंथ हमें पता होता है कि भैया इसके अंदर हम 2 kb बेसिस का एक डीएनए फ्रैगमेंट हम डाल रहे हैं वहां पे, है ना, ये हो गया मार्कर। फाइन, और इन सभी में हम लोग ऐड करेंगे ये सभी चीजों को, ये वाले, ये जितने भी है ना फ्रैगमेंट्स, है ना, ये फ्रैगमेंट्स टेस्ट ट्यूब में है, ठीक है। क्या करते हैं, पिपेट से लोड करेंगे, पिपेट में लोड करेंगे और इन सभी में पोर कर देते हैं। फाइन, इन सभी में पोर कर देंगे। फाइन, उसके बाद क्या करते हैं, इस ट्रे में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं इसमें। फाइन, यहाँ पर है आपका एनोड टर्मिनल और यह है कैथोड टर्मिनल, है ना। एनोड टर्मिनल, दिस इज कंसिडर्ड एज प्लस टर्मिनल हियर, और यह है माइनस टर्मिनल। फाइन, इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें फ्लो करवाते हैं, एंड वी नो दैट, ठीक ना, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। फाइन, माइनस प्लस। फाइन, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होना है। वी नो दैट द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, है ना, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। तो एक चीज हमें बताएंगे, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये किस तरफ मूव करेगा,
पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ मूव करेगा या नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ मूव करेगा? Positive. Obviously, and hence it moves towards पॉजिटिव एनोड, है ना? क्वेश्चन आता है यहाँ से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब रन करते हैं हम लोग तो डीएनए किस डायरेक्शन में मूव करता है, प्लस टर्मिनल की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ? सो डीएनए बीइंग नेगेटिव इट मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, फिनिश, और कुछ नहीं, है ना? ओके, यहाँ पे डीएनए का फ्रेगमेंट अलग अलग साइज का है, तो जो छोटा साइज वाला डीएनए है वो बहुत तेजी से मूव करेगा जेल के अंदर, जेल के भीतर से होके डीएनए गुजरता है जी, है ना? तो डीएनए का साइज, डीएनए फ्रेगमेंट का साइज जो छोटा होगा वो तेजी से मूव करेगा और आगे की ओर प्रोसीड करेगा, फाइन, इधर की ओर प्रोसीड करेंगे सभी। जो छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो तेजी से मूव करेगा और जो बड़ा फ्रेगमेंट है वो धीरे धीरे मूव करेगा, फाइन, इस तरीके से होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। DNA with smaller fragment moves faster and DNA fragment with longer length moves slowly. In the gel. फाइन, ये होता है। तो इसको हम लोग लगभग 1.5 घंटा 2.5 घंटा, है ना, टाइम रहता है, उतनी देर तक छोड़ देते हैं रन करने के लिए। फाइन, हम बंद कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर देंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि डीएनए कहाँ कहाँ तक आया है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बैंड्स दिखा रखे हैं, है ना, बैंड रिप्रेजेंट हो रहा है कि डीएनए यहाँ तक मूव कर आया है, फाइन, ठीक है। ये बैंड का साइज इक्वल होता है ना, यहाँ पे आप बड़ा छोटा नहीं बना सकते, सब एक ही साइज का दिखेगा, है ना। After this, the gel is observed in UV ray, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट रेज में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, है ना। अल्ट्रावायलेट लाइट रे में जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ डीएनए इस तरीके से बिखरे हुए दिखेंगे, है ना। ये दिखते इसलिए है क्योंकि इस जेल स्लेब के अंदर, है ना, जेल स्लेब के अंदर हमने केमिकल डाल दिया है, एक डाई डाल दिया है, दैट इज ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, इथिडियम ब्रोमाइड, है ना। ये कार्सिनोजेनिक है, फाइन, कार्सिनोजेनिक है, टॉक्सिक है, ये इसको हम लोग बहुत ही केयरफुली हैंडल करते हैं। बिकॉज ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड डाई the DNA is visible under ultraviolet light ray, है ना। एक्चुअली होता क्या है, जो डीएनए के मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें ये इथिडियम ब्रोमाइड इंटैक्ट हो जाता है ना। और जब हम इस पे यूवी लाइट डालते हैं तो वही इथिडियम ब्रोमाइड ग्लो करता है, ऑरेंज कलर अपीयर होता है, फाइन, ओके। सो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आफ्टर दिस द जेल इज ऑब्जर्व्ड इन यूवी रे, ठीक है। Different bands of orange red color appears in UV ray,
Fine. The DNA glows because of due to ethidium bromide. Important question यहाँ से आता है. And ETBR is carcinogenic. Carcinogenic means cancer causing. Fine. यहाँ पे मैं एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिजल्ट में दिखा रहा हूँ. इस तरीके से दिखता है. देख पा रहे हो? हेलो. ये सब डीएनए है. हाँ, ये सब डीएनए. कहने का मतलब जहाँ पे आपको ये बैंड्स दिख रहे हैं ना, उस एरिया में डीएनए है. उस एरिया में हमारा डिजायर्ड डीएनए, मान के हमारा डिजायर्ड है कि नहीं वो हम बाद में बताएंगे. उस एरिया में डीएनए प्रेजेंट है, कहने का मतलब है. ठीक है, इसका फोटो लेके हम कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं. ये देखो यहाँ पे कंट्रोल लिखा हुआ है, CTR लिखा हुआ है ना, दिस इज कंट्रोल. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 14.3 किलो डाल्टन, 26 किलो डाल्टन, 66 किलो डाल्टन, 150 किलो डाल्टन. ये कुछ दूसरा चीज दिखा रखा है. फाइन, चलिए हम यहाँ पे बताते हैं. ओके, चलिए यहाँ पे होगा 1 kb, 2 kb, 3 kb, 4 kb, 5, 6, 7, 8, 9 kb, है ना. 1 kb मतलब 1 किलो बेस पेयर का न्यूक्लियोटाइड फ्रैगमेंट. तो छोटा है, छोटा साइज का है, छोटा साइज का है तो सबसे नीचे जाएगा. फाइन, जैसे कि हमने अपना जो मार्कर यूज करा है, इट इज ऑफ 1 2 3 4 किलो बेस. फाइन, ये 4 किलो बेस का है. ओके, मतलब हमारा जो डिजायर्ड डीएनए होना चाहिए वो 4 किलो बेस के आसपास होना चाहिए, है ना. तो हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डीएनए फ्रैगमेंट है. तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे है. फाइन, तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि यही पार्टिकुलर डीएनए हमारा डिजायर्ड डीएनए है. फ्रॉम द एंटायर जीनोम दिस पार्टिकुलर सेगमेंट रिप्रेजेंट्स आवर डिजायर्ड डीएनए, आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम निकालना चाह रहे हैं, जिससे हम कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाह रहे हैं बाय इंसर्टिंग इन द बैक्टीरियम, है ना, जिसको हम वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं. फाइन, तो इस तरीके से हम लोकेट करते हैं जेल में. सो विद द हेल्प ऑफ marker, desired fragment is located on gel. फाइन, अब क्या करेंगे हम लोग, इल्यूशन. नेक्स्ट स्टेप इज इल्यूशन. इल्यूशन मतलब उस पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट को निकालना है जेल से. फाइन, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं इल्यूशन. इल्यूशन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल. ठीक है. ओके, डीएनए आइसोलेट करते हैं हम लोग, डीएनए को इल्यूट करते हैं जेल से. उस प्रोसेस को कहा जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग. फाइन, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ठीक ना, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए इल्यूशन के लिए. याद रखें, क्वेश्चन आता है यहाँ से. ठीक है, आरएनए इल्यूट करने के लिए, इन ऑर्डर टू इल्यूट आरएनए वी यूज नॉर्डर्न ब्लॉटिंग. ब्लॉटिंग टेक्निक है. फाइन, यदि मैं बोलूंगा यार गेहूं पीसना है, तो जो टेक्निक होगा, एक प्रोसेस होगा, स्टेप होगा,
है ना, गेहूं की तरफ से डालेंगे, चक्की को रोटेट करेंगे, आटा हो गया, है ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये टेक्निक है, प्रोसेस है, स्टेप है, जिसमें छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, पार्ट्स यूज करेंगे, और हमारा अल्टीमेट एम होगा इन ऑर्डर टू आइसोलेट द डीएनए। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एंड इन ऑर्डर टू आइसोलेट प्रोटीन, कौन सा ब्लॉटिंग बचा है जी? ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, सर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग तो प्रोटीन के लिए होता था ना? हाँ, एंड साउदर्न ब्लॉटिंग, हाँ या साउदर्न ब्लॉटिंग फॉर डीएनए, यस, एसटी होता है, साउदर्न, SOUTHERN, हाँ, ये साउदर्न ब्लॉटिंग फॉर डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए, और वेस्टर्न ब्लॉट हो जाएगा, है ना, हाँ, वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो जाएगा प्रोटीन के लिए। फाइन, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम जेल, ठीक ना, साउदर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग इज यूज, है ना। अब हमने क्या करा, हाँ, अब हमारे पास क्या है, डिजायर्ड डीएनए आ रखा है। नाउ वी हैव तो ये देखिए, ठीक है, सिर्फ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को प्राप्त करने के लिए इतना सारा स्टेप करा गया है। फाइन, नाउ यदि ये डीएनए का अमाउंट कम है, बहुत ही कम है, फाइन, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका कॉपी नंबर बढ़ाएंगे। तो कॉपी नंबर बढ़ाने का प्रोसेस को कहा जाता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, सिंस we have limited copy of desired DNA, है ना, ठीक ना, its number should be increased, number should be increased to carry out the experiment, है ना, efficiently, है ना। मान के चलो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और रॉ मटेरियल खत्म हो जाए, बीच में रोकना पड़ेगा, फिर से हमें डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा, है ना। इससे बढ़िया है कि जो हमें डीएनए मिला हुआ है, क्यों ना उसी का कॉपी नंबर बना ले हम मिलियंस ट्रिलियंस में। Fine. For that, we use a technique called PCR. To increase the copy, of DNA, PCR is used. PCR stands for Sudhanshu. Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलिए अब डील करते हैं पीसीआर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है पीसीआर। फाइन, क्या होना चाहिए, कुछ दिमाग लगाओ।
ठीक है, पीसीआर बहुत पहले से यूज किया जा रहा था, लेकिन केरे मोलिस ने 1970s के आसपास इस टेक्निक को एडवांस कर दिया, है ना। पीसीआर के मदद से हम लोग कुछ घंटे के अंदर ही एक छोटे से डीएनए फ्रेगमेंट का मिलियंस कॉपी बना सकते हैं, बिलियंस कॉपी बना सकते हैं with the help of PCR. Within an hour, millions of or billions of fragment can be made, synthesized. Fine. चलिए इसके बारे में बताते हैं। ओके, एक चीज हमें बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डीएनए which we have isolated from the main genome. Fine. इसकी हमें कॉपी बनानी है, बहुत सारी कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? टेल मी क्या क्या चाहिए? बताओ। छोटा सा डीएनए है, इसका कॉपी बनाना है। प्राइमर चाहिए। वेरी गुड। कौन है प्राइमर? ये कौन है? अमृत। प्राइमर और अमृत है। और सर एटीजीसी? एटीजीसी, वेरी गुड, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, वेरी गुड, न्यूक्लियोटाइड्स। NUCLEOTIDES, फाइन, वेरी गुड, गो अहेड। न्यूक्लियोटाइड चाहिए ना, है ना। and DNA ligase. Ligase. Do we need ligase over here? Do we need ligase? DNA ligase किस लिए चाहिए? ना छोड़िए, ligase नहीं चाहिए यहाँ पे। Ligase. नहीं चाहिए। और बताओ। आयंस चाहिए, मैग्नीशियम आयंस चाहिए होता है ना। सोडियम आयंस चाहिए होते हैं, ठीक ना, आयंस। ओके, और कम ऑन रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन रिकॉल करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन रिकॉल करें। ये बताए, जितने बताए सही बताए। पॉलीमरेज एंजाइम। वेरी गुड, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन करवाएगा, है ना। ये तो वही मशीन है ना भैया, जो कि टेम्पलेट के अनुसार नए न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप करते जाता है। फाइन, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इन दिस स्टेप। फाइन, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, प्राइमर चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एक्वस कंडीशन चाहिए, है ना, ये सब चाहिए। एंड वी नीड अ पीसीआर मशीन। फाइन, आप लोग यदि अच्छे कॉलेज में जाओगे ग्रेजुएशन में, तो हो सकता है कि आपको पीसीआर पे प्रैक्टिकल करना पड़े, नहीं तो मास्टर्स में करना पड़ेगा। फिर से अच्छे कॉलेज में जाओगे तब, नहीं तो नहीं करने को मिलेगा। इंटर्नशिप करोगे किसी कंपनी से, तब हो सकता है कि पहली बार आप पीसीआर टच करो, देखो और परफॉर्म करो पीसीआर। I have done PCR, I have done gel electrophoresis, I have done DNA isolation, है ना। तो ये सब मास्टर्स में या फिर इंटर्नशिप में करने को मिलता है, मशीनों को देखने को मिलता है। चलिए बताते हैं होता क्या है इसमें। See, this is the DNA of our desired one, है ना। ये डबल स्टैंडर्ड है, है ना। करना क्या होता है? सबसे पहले इसको हमें डीनेचर करना होता है।
याद करेंगे डीनेचर होता था, मतलब कि डीएनए जो कोइल्ड रहता है उसको हम लोग अनवाइंड करते हैं, डीएनए हेलिकेज इस्तेमाल करते हैं। recall it the process of DNA replication, है ना। हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट करना होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, ताकि टेम्पलेट की तरह एक्ट कर सके डीएनए फ्रैगमेंट्स, है ना। तो वहां पे हम लोग देखे थे कि जो भी सेल है वो यूज करता है डीएनए हेलिकेज, फाइन, अनकोइल करने के लिए डीएनए को। लेकिन यहाँ पे हम लोग हेलिकेज एंजाइम यूज ना करके वी यूज स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर हियर। यहाँ पे हम 93 टू 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं सिस्टम के अंदर का, जिसके चलते डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीनेचर्ड होके सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, फाइन, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाना है। ओके, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। नाउ कैन यू टेल मी प्राइमर का एडिशन कौन से प्राइम पे होना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइमर का एडिशन कौन से प्राइम पे होना है? 3 प्राइम। वेरी गुड, 3 प्राइम पे होना है प्राइमर का एडिशन, है ना, क्योंकि डीएनए पॉलीमराइजेशन जो होता है ना, वो किस डायरेक्शन में जाएगा? करो, बता रहे हो क्या? प्राइमर का एडिशन कहाँ होना है? 3 प्राइम या 5 प्राइम? सब लोग दिमाग लगाओ, एक ही बंदा नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। सुधांशु, चंदन, क्या ये सही है जो मैं लिखा हूँ? अब बताओ, क्या ये सही है? हाँ सर सही है। वेरी गुड, सही है ना। प्राइमर का एडिशन 3 प्राइम पे ही होना है। प्राइमर किस डायरेक्शन में एड अप होगा यहाँ पे? फॉर एग्जांपल दिस इज 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है, तो ऑब्वियसली प्राइमर का जो पोलैरिटी होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, है ना। और हम जानते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए एक फ्री OH ग्रुप खाली चाहिए होता है, और फ्री OH ग्रुप कहाँ खाली होता है? 3 प्राइम शुगर के पास, ठीक ना, 3 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर के पास। फाइन, तो प्राइमर का एडिशन कर देंगे। प्राइमर एडिशन होते ही अगला स्टेप में पॉलीमराइजेशन करवाते हैं हम लोग, है ना, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। सो लेट मी टेल यू, this PCR completes in 3 different stages. PCR completes in 3 different stages. Steps, है ना। पहला स्टेप हो जाएगा डीनेचुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिलिंग, and the third step is polymerization. फाइन, ये 3 स्टेप हो गए। सिर्फ प्राइमरी एडिशन को ही बोले एनिलिंग? हाँ, एनिलिंग मतलब प्राइमर एडिशन, प्राइमर एडिशन को ही एनिलिंग स्टेप कहते हैं। सो पहला स्टेप देखते हैं हम लोग, डीनेचुरेशन, है ना। डीनेचुरेशन मीन्स raising the temperature, rising the temperature of PCR to 94 डिग्री सी, 93 94 होता है, ठीक है, to break the hydrogen bond present in double stranded DNA to make it
to single strand. है ना, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए, so that it can act as what? It can act as template. We need template ना, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक बेस चाहिए जिसके अनुसार 9 न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन होंगे. फाइन, इस तरीके से. नाउ माय क्वेश्चन इज कि हम डिनेचुरेशन स्टेप को अचीव करने के लिए 93-94 डिग्री सेल्सियस ही क्यों करते हैं, रखते हैं टेम्परेचर को? Why we raise the temperature to 94 degrees Celsius in order to denature the double stranded DNA? है ना, इसका आंसर ये होगा कि जो ATGC बॉन्ड होता है ना, ATGC बॉन्ड होता है, दैट इज डबल बॉन्ड, है ना, ये आसानी से डिनेचर्ड हो जाता है, कम टेम्परेचर पे भी ये टूट जाएगा. लेकिन जो GC बॉन्ड है, ग्वानिन और साइटोसिन बॉन्ड है ना, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है. फाइन, इसीलिए हमें टेम्परेचर 93-94 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ता है ना. क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, प्रैक्टिस इंटरव्यूज वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से ना. why the temperature is raised to 94 degrees Celsius during denaturation process? है ना, तो इसका आंसर होना है in order to break the ना खा जाएंगे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड present in GC न्यूक्लियोटाइड. ठीक है ना. क्वेश्चन आता है यहाँ से, भाई पापा ये पूछ सकता है, इंटरव्यूज में पूछेगा, दूसरा इंटरव्यूज में, है ना, तो नोट कर लेंगे इसको. Moving forward, annealing. Annealing step is also known as addition of primer. Short sequence of nucleotide.
headed at 3' end of ठीक ना, या इस तरीके से यहाँ पे बना रहा हूं मैं। और एनिलिंग करने के लिए टेम्परेचर रखते हैं हम लोग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। फॉर दिस स्टेप टेम्परेचर is dropped down to 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है ना। तो हमने क्या करा यहाँ पे, एनिलिंग करवा दिया है ना। यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह करना है, ध्यान रखेंगे, सही है। These are what? These are templates. Sorry, primers. ये प्राइमर है, ये प्राइमर है। टेम्पलेट कौन है यहाँ पे? This is template. This is template. चलिए next C step, polymerization. Elongation of chain or chain elongation. है ना, chain elongation or polymerization means the addition of charged nucleotide ठीक है to template, है ना। ओके ये तो पता ही होगा प्राइमर क्या देता है, एक फ्री OH ग्रुप देता है जिससे नए न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन होती है। फाइन, एंड इन ऑर्डर टू carry out the polymerization reaction, the temperature again raised to 70 degrees Celsius. To achieve this, temperature is brought to 70 degrees Celsius. Fine. चलिए ये तो हो गया प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भैया ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि 94 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टेबल हो, 50 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टेबल हो। क्योंकि ये जो हम PCR परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो एक मशीन के अंदर कर रहे हैं, ये मशीन के अंदर कर रहे हैं। फाइन, इसी ट्यूब्स के अंदर कर रहे हैं और इस ट्यूब्स के अंदर का टेम्परेचर कभी 94 डिग्री सेल्सियस है, कभी 50 डिग्री सेल्सियस है, तो कभी 70 डिग्री सेल्सियस है ना। फ्लक्चुएशन हो रहा है टेम्परेचर। फाइन, तो साइंटिस्ट लोगों के पास एक चैलेंज था पॉलीमरेज एंजाइम ढूंढने का कि भैया ये कौन सा एंजाइम हो सकता है जो कि इतना फ्लक्चुएटेड टेम्परेचर को सह सके, डीनेचर्ड ना हो। डीनेचर्ड शब्द हम यूज कर रहे हैं because we know that the temperature gets the enzyme gets denatured as the temperature rises. याद करेंगे जरा, इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया था, याद करो जरा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी वाला, है ना। लो टेम्परेचर पे एंजाइम सीज हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी था, है ना। और नॉर्मली जानते हैं हम लोग कि भैया प्लांट है या एनिमल्स है, वो ज्यादा से ज्यादा 50 डिग्री सेल्सियस पे या 70 डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकता है। फाइन, तो साइंटिस्ट लोगों को एक
बैक्टीरिया हाथ लगा, दैट इज थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है ना, जो कि थर्मल वेंट्स में रहता है, हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, वो हाई टेम्परेचर को सह सकता है। तो उसी बैक्टीरियम से इस पॉलीमरेज एंजाइम को निकाला गया था। फाइन। सर आर्किया बैक्टीरिया है ना? आर्की बैक्टीरिया, हाँ। एन एंजाइम, हाँ, थर्मल वेंट्स में कौन रहेगा भैया? आर्की बैक्टीरिया ही रहेगा, नॉर्मल बैक्टीरिया तो रहेगा नहीं। टेक पॉलीमरेज, an enzyme named thermus Taq polymerase is used in PCR. This enzyme, क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, isolated from Archaebacteria Thermus aquaticus, है ना। थर्मस एक्वाटिकस से इसको आइसोलेट करा गया है। फाइन। और थर्मस एक्वाटिकस का खासियत क्या है कि ये गर्म जगह पे पाया जाता है, गर्म जगह पे आसानी से रह सकता है। थर्मस एक्वाटिकस कैन टॉलरेट reside in hot spring, है ना। It can tolerate high temperature. हाई टेम्परेचर मतलब, है ना, ये नहीं कि वहां का हम कर दें 1000 डिग्री सेल्सियस, है ना, 98 इसके आसपास तक। ये मैं अब अपने तरफ से दे रहा हूँ डाटा, है ना। इसके आसपास का टेम्परेचर को सह सकता है। चलिए, सो क्या हुआ यहाँ पे देखेंगे पॉलीमराइजेशन स्टेप में। है ना, ये रहा प्राइमर, ये रहा प्राइमर, और पॉलीमराइजेशन हुआ 3 प्राइम टू 5 प्राइम। पॉलीमराइजेशन हुआ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। किसने करा, किसने करा पॉलीमराइजेशन? टेक पॉलीमरेज ने। फाइन। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है? डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन। उसके बाद एनिलिंग, उसके बाद पॉलीमराइजेशन। ये स्टेप चलता रहेगा जब तक हम डिजायर्ड क्वांटिटी में पा ना ले डीएनए को। तो मतलब ये फिर डबल स्टैंडर्ड बन गया उसके बाद ना? हाँ, है ना। अच्छा, अब बताएंगे यहाँ पे ऑल टुगेदर यहाँ पे कितने टेम्पलेट तैयार होंगे? 4। वेरी गुड। डीनेचुरेशन के बाद यहाँ पे 4 टेम्पलेट तैयार हो जाएंगे। 1 टेम्पलेट, 2 टेम्पलेट, 3 टेम्पलेट, 4 टेम्पलेट, है ना। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला में बता रहा हूँ। In order to find out how many strand of DNA will synthesize
per cycle of PCR reaction. Total सर n क्या है? n is the number of cycle. बताएंगे जरा. If n is 30 तो ऑल टुगेदर कितने डीएनए फ्रैगमेंट क्रिएट हो जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1. 2 to the power 30. हाँ 2 to the power 30 कितना होगा? फिर उतना थोड़ी कैलकुलेट करेंगे. ओके ठीक है एनसीईआरटी पेज पलटेंगे. ठीक है उसमें मेंशन है देखेंगे कितना है. बिलियन है. पेज पलटो जरा एनसीईआरटी का देखेंगे कितना है वहां पे. 3 बिलियन है या 30 बिलियन है. I want the answer. Tell me. हो गया सुधांशु मिला. सुधांशु ढूंढ रहे हैं. अरे पीसीआर वाला सेक्शन में देखो. पीसीआर इस चैप्टर में नहीं होगा तो अगले चैप्टर में होगा. देखो मिला. 1 बिलियन लिखा है. 1 बिलियन है. हाँ. ओके 1 बिलियन मिल गया ना. ठीक है वही आंसर इसका. तब चलो ये रहा पीसीआर. अगला स्टेप क्या है? ठीक है जो डीएनए फ्रैगमेंट हम चाहते थे नंबर बढ़ाने के लिए वो तो हमने बढ़ा दिया. अगला स्टेप क्या होगा? Sir, purification. What purification? Already we have the pure DNA strand. ये दे है ना. अब क्या वेक्टर के करेंगे? अंदर इंसर्ट करेंगे. हाँ yes. Next step is insertion of this DNA into a suitable vector. Insertion next step हो जाएगा. Insertion या loading जो भी बोले. Insertion of this DNA fragment into vector. Okay, एक चीज हमें बताएंगे. For example, this is a plasmid. Plasmid 3, ठीक है 322. For example, PBR 322 है ये. Plasmid polymer and Roderick 322. Fine. तो इसमें हमें एक गैप क्रिएट करना होगा यहीं पे है ना.
या फिर हमें यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करना होगा। तो सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करेंगे? कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ से कुछ देख के बताओ अभी। हाँ जी, यहाँ से देख के बताएंगे। जो वेक्टर है, जो PBR 322 है ना, उसके अंदर भी हमें कट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उसकी जगह पे हमारा डिजायर्ड DNA अट सके, सटीक बैठ सके, है ना। तो वहां पे भी हमें कट लगाना पड़ेगा। तो कट लगाने के लिए कौन सा मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? चंदन, सुधांशु, रिया, हिमांशु, अमृत, कोई भी बताओ जी। ये है वेक्टर। अरे यार, यहाँ पे जिस तरीके का फ्रेगमेंट आएगा, एग्जैक्ट वही फ्रेगमेंट इधर भी होना चाहिए ना। सेम इसी का तरह एंड होगा, तभी तो जाके सटीक बैठेगा यहाँ पे वेक्टर के अंदर, है ना। तो वेक्टर को भी हम डाइजेस्ट करेंगे इको R1 से और बैम H1 से, ठीक है। प्रोड्यूस ए गैप by using same restriction endonuclease enzyme as we use to get the desired DNA fragment from genome. फाइन। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये रहा वेक्टर, फाइन, और ये रहा डिजायर्ड DNA, है ना। इसके पास कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर रहा था? इको R1। तो यहाँ पे भी काम किया हुआ है इको R1, इस साइड पे काम किया हुआ है बैम H1, तो इस तरफ भी कंपल्सरीली बैम H1 को ही काम करना होगा, है ना। तो अगले स्टेप में हम क्या देख पाएंगे कि ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर, और इसके अंदर हमारा डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट इंसर्ट हो चुका है। तो इसको हम लोग कहेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहेंगे, फाइन। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? इंसर्शन। insertion of recombinant vector into host. This I'll deal in the next class. Fine. किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर से? पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। नहीं पढ़ोगे ध्यान से, नहीं समझ में आएगा, रटोगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला है।
ठीक है, तब हम साइन ऑफ कर रहे हैं, किसी को नहीं पूछना है तो।